क्या मेरे बच्चे मेरे ही हैं? उनकी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। क्या वो मेरी तरह मुस्कुराते हैं और जब कोई ठंडी चीज खा लेते हैं तो उन्हें ठीक पे ठीक आती है? गौतम न जाने खुशी के मारे क्या बड़बड़ा रहा था। स्वास्तिका और डॉक्टर उसकी हर बात पर मुस्कुरा के हामी भर रहे थे। फिर कुछ ही पलों बाद गौतम के चेहरे पर एक उदासी छा जाती है और वो डॉक्टर को पूछता है, लेकिन वो वायरस क्या बच्चे भी अंजलि की तरह? गौतम अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करना चाहता। उसे डर है कि उसकी कही बात कहीं सच ना हो जाए। गौतम के दिमाग ने गौतम को ऐसे कई सवालों से घेर रखा है। उनमें से एक सवाल पुरानी डीएनए रिपोर्ट को लेकर भी था। वो डॉक्टर से माथे पर शिकन लाके पूछता है, डॉक्टर, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पहली डीएनए रिपोर्ट फेक थी? डॉक्टर गौतम को कामली समझाने की कोशिश करता है, नहीं, पिछली रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों में वायरस आने से उनका डीएनए मॉडिफाई हो गया। गौतम को अब भी यकीन नहीं हो रहा। वो फिर पूछता है, बट हाउ इज इट पॉसिबल डॉक्टर? डीएनए मॉडिफाई कैसे हो सकता है? डॉक्टर उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डीएनए स्ट्रक्चर का डायग्राम दिखाते हुए उसे समझाता है, इट इज पॉसिबल गौतम, ये हमारा डीएनए है और अगर कोई ऐसा वायरस उसमें घुस जाए जो किसी ने क्रिएट किया हो, यानी वायरस मैन मेड हो, तो डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। डॉक्टर घबराई हुई आंखों से गौतम को देखता है और कहता है, गौतम, तुम्हें पता तो है ना कि पिछली बार एक मैन मेड वायरस ने दुनिया पर किस तरह कहर ढाया था? गौतम और स्वास्तिका को पता है डॉक्टर किस बारे में जिक्र कर रहा था। डॉक्टर फिर अपनी बात कंप्लीट करता है, अंजलि की बॉडी में वायरस बिल्कुल नया है और मुझे नहीं पता कि किस हद तक खतरनाक हो सकता है। इतनी जल्दी बॉडी में डीएनए का इस तरह बदलना मैंने कभी नहीं देखा है। वो गौतम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, गौतम, बच्चे तो तुम्हारे हैं, उन्हें अजीबोगरीब वायरस से बचाना भी तुम्हारा ही काम है। डॉक्टर ना भी कहता तो गौतम को पता था कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान की बाजी भी लगा सकता था। गौतम और स्वास्तिका को अब पूरी बात समझ आ गई है। गौतम डॉक्टर से कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मुझे एक बहुत बड़े भंवर से निकाल दिया। डॉक्टर मुस्कुराकर गौतम से कहता है, इट्स माय ड्यूटी गौतम, आप अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर उन दोनों से विदा लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही स्वास्तिका गौतम पर भड़क जाती है। वो उसे ताना मारते हुए कहती है, देख लिया, हो गई ना तसल्ली? तुमने बिना जाने समझे अंजलि जैसी लड़की पर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया। तुमने एक बार को तो मेरे मन में भी डाउट डाल दिया था। थैंक गॉड मैंने डॉक्टर को दोबारा टेस्ट करने के लिए कहा। गौतम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अंजलि पर शक करने के लिए वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। उसने स्वास्तिका से कहा, तुम ठीक कह रहे हो स्वास्तिका, मैंने अंजलि पर शक किया और इस रिपोर्ट पर ट्रस्ट। मैंने एक बार भी अंजलि से बात तक नहीं की। वो पता नहीं कितनी परेशान होगी। स्वास्तिका उसे सहानुभूति से देखती है और कहती है, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें बहुत से काम करने हैं, हमें अंजलि का इलाज ढूंढना है। गौतम उससे कहता है, अब सिर्फ अंजलि ही नहीं, वंश और विवान भी खतरे में है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर दुख उभर आया। वैसा ही दुख स्वास्तिका की आंखों में भी है। सचमुच दुर्भाग्य अंजलि का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। पहले वो और अब उसके दोनों बच्चे। ऊपर वाला अंजलि की बहुत कठिन परीक्षा ले रहा है। स्वास्तिका अंजलि को फोन लगाती है, लेकिन अंजलि का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो फिर से फोन लगाती है, लेकिन फिर वही होता है। स्वास्तिका और गौतम न जाने कितनी बार उस आवाज को सुन चुके थे। आप जो नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं वो सेवा में नहीं है। मोबाइल पर वही मैसेज सुन सुन के गौतम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गौतम रामू काका से फोन करके पूछता है, अंजलि आई क्या? रामू काका उदास होकर जवाब देते हैं, नहीं साहब, अंजलि मेम साहब और बच्चे बहुत समय से घर पर नहीं आए हैं। सब ठीक है ना साहब? गौतम क्या जवाब देता रामू काका के सवाल का? इसके जवाब का तो गौतम को भी इंतजार था। गौतम फिर से अपने हाथ से आईवी ड्रिप निकाल देता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। तभी स्वास्तिका की नजर उस पर पड़ती है। वो उसकी हालत देखकर घबरा जाती है। वो गौतम को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, ये क्या कर रहे हो गौतम? आर यू क्रेजी? गौतम उससे कहता है, मुझे भी इसी वक्त बच्चों के पास जाना है स्वास्तिका। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है।
वो गौतम को इस हालत में देखकर चिल्लाता है, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर गौतम? आपकी हालत ठीक नहीं है, लेट जाइए आप प्लीज। गौतम अब किसी के नहीं सुनने वाला था। उसके छोटे से बच्चे जो दर्द झेलने वाले थे, उसके सामने उसकी चोटों का दर्द कुछ भी नहीं था। उसने सधी हुई आवाज में डॉक्टर से कहा, थैंक यू फॉर योर कंसर्न डॉक्टर, पर इस वक्त मुझे यमराज भी नहीं रोक सकते। ऐसा कहकर वो तेजी से बाहर निकल जाता है। उधर जंगल में सुबह की रोशनी उस बड़े से पाइप के अंदर पड़ रही थी, जिसमें अंजलि और उसके दोनों बच्चे छिपे हुए थे। पिछली रात अंजलि को सुलाने के बाद दोनों बच्चे भी नींद के आगोश में जा चुके थे। अंजलि की आंखें खुली तो उसने खुद को एक सीमेंट की बड़ी से पाइप में पाया। कुछ देर तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। तभी उसकी नजर अपने पास में सिमट कर सो रहे वंश और विवान पर पड़ी। वो अचानक अपने दोनों बच्चों को जगाती है। आंखें मसलते हुए दोनों प्यारे से बच्चे जाग जाते हैं। अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा सुबह हो गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं बाहर जाकर चेक करती हूँ कि वो लोग कहाँ हैं, फिर तुम दोनों को बुलाऊंगी, ओके? दोनों बच्चों ने हाँ में सिर हिला दिया। अंजलि पाइप से बाहर निकलती है और छिपकर किडनैपर्स को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखता है। फिर धीमी आवाज में वो कहती है, वंश, विवान बाहर आ जाओ। विवान पहले निकलता है और वंश को संभलने के लिए कहता है। जैसे ही वो वंश को संभलने के लिए कहता है, वो खुद फिसल जाता है। दोनों बच्चों की प्यारी सी हंसी निकल जाती है। अंजलि उनको हंसते हुए देखकर मुस्कुराती है और कहती है, जल्दी चलो, एक एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। अंजलि जानती थी कि ये कोई एडवेंचर नहीं है, लेकिन वो बच्चों को डराकर भी नहीं रखना चाहती थी। विवान, वंश और अंजलि जिस जगह पर है, वो एक निर्जन सी जगह है। दूर दूर तक कटीली झाड़ियां फैली हुई है। वो जगह शहर से काफी दूर लग रही है। थोड़ी दूरी पर कच्ची सड़क दिखाई दे रही है। आसपास उसी तरह के कई पाइप बिखरे हुए हैं, जिसमें वो तीनों छुपे हुए थे। एक जगह पर गाड़ियों के पुराने टायर्स का ढेर है। उनमें से कई टायर्स गल चुके हैं। थोड़ी दूरी पर एक जर्जर खंडर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर अब पेड़ पौधे उगाए हैं। उस वीरान जगह को देखकर लग रहा है यहाँ कभी कोई फैक्ट्री रही होगी। शायद ये सड़क बननी शुरू हुई और फिर किसी वजह से बंद हो गई होगी। कुल मिलाकर उस जगह में एक मनहूसियत है, ऐसी जिसे सुबह की लाली भी नहीं हटा पा रही है। उस डरावनी वीरान जगह पर अंजलि अपने दो छोटे छोटे बच्चों का हाथ थामे चली जा रही है। वो तीनों कभी एक दिशा में जाते, कभी दूसरी। अंजलि की सांसें फूलने लगती है। उसकी चाल धीमी पड़ने लगती है। हाथ में मेडिसिन का बैग थामे वंश ने उसकी तरफ देखा और कहा, मम्मा थोड़ी देर रुक जाते हैं। अंजलि को भी अपनी एनर्जी को वापस लाना था। वो तीनों एक जगह बैठकर रेस्ट करते हैं। अंजलि मन में सोचती है, हे भगवान प्लीज सेव अस, आज तो हम बाल बाल बच गए, बस यहाँ से निकलने का रास्ता दिखा दो। वंश को लगा विवान बहुत देर से चुपचाप है। वो उसकी तरफ देखता है। विवान के होंठ सूख रहे हैं। वंश उसे टैप करता है और कहता है, विवान क्या हुआ भाई? अंजलि भी रिएक्ट करती है। वो विवान को देखती है। विवान वीक सा लग रहा है। वो विवान के माथे पर हाथ रखती है। विवान का माथा गर्म है। अंजलि घबरा जाती है। वो मन ही मन कहती है, हो नो, विवान को फीवर है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से मेरे बच्चों को भी सजा मिल रही है। विवान कहता है, I'm okay मम्मा, बस मुझे थोड़ा पानी पीना है। अंजलि अंदर से बेचैन हो रही है, पर वो चेहरे पर नहीं लाती। वो दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उठती है। अंजलि कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं, आसपास पानी होगा कहीं। वंश कहता है, मम्मा आप और विवान यहीं रुको, मैं पानी ढूंढ के लाता हूँ। अंजलि अपनी छोटी सी बेटी की बहादुरी पर खुश भी होती है और डरती भी है। वो सोचती है, मैं वंश को अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ, लेकिन विवान बिना पानी के और वीक हो जाएगा, क्या करूं? तभी विवान कहता है, इट्स ओके मम्मा, हम सब साथ चलेंगे, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। अंजलि उसे प्यार से देखती है। वंश और विवान उसके दोनों हाथों को पकड़ते हैं और तीनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर उस वीराने में पानी खोजने निकल पड़ते हैं। अंजलि चलते चलते मन ही मन सोच रही है, अगर आज बच्चों को कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएगी? बच्चों को अपने साथ रखने की मेरी जिद ने आज उन्हें खतरे में डाल दिया। वो गुंडे मेरे बच्चों तक पहुंच गए। अगर वो बचकर भाग नहीं पाते तो न जाने क्या होता।
उस अनहोनी डर की कल्पना करते ही अंजलि सिहर गई। उसने अपने बच्चों का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसने दूर से इस खंडर को देखा, फिर कहा, लुक, वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ हमें पानी मिल सकता है, कम। वो तीनों उस वीरान खंडर की तरफ जाने लगे। उसके पास पहुंचने से पहले कुछ दूरी पर कुछ चमकता हुआ दिखा। अंजलि ने ध्यान से उसे देखा तो उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। वो चमकती हुई चीज एक कार थी, वही कार जो उन तीनों को किडनैप करके ले गई थी। वो तेजी से दोनों बच्चों को लेकर एक टायर के ढेर के पीछे छिप गई। उसने दोनों बच्चों को इशारे से उस कार के बारे में बताया। दोनों बच्चों के चेहरे पर भी पुरानी दहशत वापस लौटने लगी। अंजलि के आगे खतरा है और पास में है विवान की नाजुक कंडीशन। उसने इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। वो पिंजरे में फंसे चूहे सा फील कर रही है, लेकिन वो एक माँ है और इस पिंजरे में उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। उसका दिमाग तेजी से इस मुसीबत से निकलने का उपाय सोचने लगा, इस बात से अनजान कि उसके खून में छिपा शैतान वायरस उसके दोनों बच्चों के खून में भी घुल चुका है। दूसरी तरफ जयपुर में लंबे बाल वाला आदमी आराम से कुर्सी पर लेटा हुआ है। उसका एक आदमी उसके लंबे बालों में तेल लगा रहा है। उसके बाकी बॉडीगार्ड्स उसके पीछे खड़े हैं। एक बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड से कहता है, लगता है सर थोड़ा घबरा गए थे कल। दूसरा बॉडीगार्ड मुंह पे उंगली रखने का इशारा करता है और हल्की सी हंसी हंसता है, जैसे सर को चिढ़ा रहा हो। गौतम के खाए हुए घूंसे के कारण उसकी आंख बिल्कुल काली हो गई थी। वो थोड़ा भयानक और थोड़ा जोकर की तरह नजर आ रहा था। वो सिगरेट की कश मारता हुआ अपने दोस्त बॉबी को कॉल करता है। बॉबी फोन उठाता है। बॉबी कहता है, हाँ बोल डेविड, क्या न्यूज है? डेविड उसको कहता है, भाई उस हीरो को इतना मारा है ना हम लोगों ने, अभी हॉस्पिटल में टंगा होगा वो। बॉबी ये सुनते ही खुश हो जाता है। वो खुश होकर कहता है, क्या बात कर रहा है, बहुत मारा क्या? डेविड फिर चटकारे लेते हुए बताता है, बहुत मतलब बहुत हार्ड कुटाई की है। मुझे जैसे उसे टच किया ना, मैंने दिया घुमा के एक पंच, वो 2 फीट पीछे गिरा। ऐसा कहते हुए डेविड अपनी आंख पर हाथ लगाता है। बॉबी और खुश हो जाता है। डेविड उससे फिर कहता है, फिर भाई वो उठने की कोशिश करने लगा, फिर मेरे बंदे आ गए सारे। तूने तो बॉडी देखी है ना मेरे बंदों की, सबने दे घुसन, जमीन पे चिपका दिया साले को। बॉबी खुश होकर ठहाका मारता है, फिर कहता है, यार मजा आ गया, ये साला बहुत टाइम से काम में घुस रहा था, गुड जॉब। बॉबी ये कह के फोन कट कर देता है। वो मन ही मन सोचकर मुस्कुराता है। गौतम को डेविड ने निपटा दिया और अंजलि बस आने ही वाली है अपने पास। ये हुई ना बात। अंजलि, विवान और वंश अब भी टायर के ढेर के पीछे छुपे हुए हैं। धूप बढ़ती ही जा रही थी और बच्चों के पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। विवान की हालत और भी खराब हुई जा रही थी। अंजलि कभी अपने बच्चों को देखती और कभी किडनैपर्स को। गाड़ी के पास खड़ी हुई किडनैपर लड़की बॉबी का कॉल रिसीव करती है। बॉबी कहता है, क्या हुआ, कहाँ गई वो लड़की? किडनैपर लड़की जवाब देती है, बॉस हम उसी एरिया में हैं जहाँ वो भागे थे, वो लोग यहीं कहीं छुप कर बैठे हैं। बॉबी उससे कहता है, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, अगर तुम दोनों खाली हाथ आए तो सोच लेना। वो लड़की तुरंत जवाब देती है, डोंट वरी बॉस, हम उसको लेकर आ रहे हैं। हमने उनके भागने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कितनी देर छुप कर बैठेगी वो? कब तक उसके बच्चे भूख और प्यास बर्दाश्त कर पाएंगे? अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए बाहर निकलेगी वो। जैसे निकलेगी सीधा हमारे जाल में। अंजलि ये सुनकर घबरा जाती है और बच्चों की ओर देखती है। विवान सूरज की ओर देखता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। गौतम अंजलि और बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया है। होटल, माँ का घर, डॉक्टर, उसने हर जगह अंजलि को ढूंढ लिया है, लेकिन अंजलि का कोई पता नहीं चल रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां अंजलि जा सकती हो और गौतम ने उसे वहां ना ढूंढा हो। थक हार कर आखिरकार वो स्वास्तिका को फोन मिलाता है, जानने के लिए कि शायद उसे अंजलि के बारे में कोई खबर मिली हो। स्वास्तिका फोन उठाती है। गौतम चिंता भरी लहजे में कहता है, तुम्हें कुछ पता चला अंजलि का? कुछ कामयाबी मिली तुम्हें? स्वास्तिका नाकामी से भरी आवाज में कहती है, नहीं, बहुत ढूंढ लिया मैंने भी, कुछ पता नहीं चल रहा है।
मैं लगातार उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि आउट ऑफ कवरेज जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले रिंग गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मोबाइल या तो स्विच ऑफ हो गया या फिर किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया। ये सुनते ही गौतम के कान खड़े हो जाते हैं। अगर फोन अंजलि के पास होता तो कम से कम वो तुम्हारा फोन जरूर उठाती। वो ना हो, फोन किसी और के पास है और वो नहीं चाहता कि हम उस तक पहुंच जाए। तो मेरे पास आ जाओ, मेरे माइंड में कुछ आइडिया है। गौतम कुछ गहराई से सोचते हुए कहता है। उधर दोनों किडनैपर्स लगातार अंजलि और बच्चों को ढूंढ रहे हैं। वो आदमी अपने साथी से कहता है, सुनो, मैं इस खाली मैदान के थोड़ा और अंदर जाकर उन्हें चेक करता हूँ। तुम बस सड़क पर अपनी नजर रखना। कहीं से भागते हुए दिखें तो मुझे इन्फॉर्म करना। बहुत चौकन्ने होकर खड़े रहना। कहीं से भी भागने की कोशिश कर सकते हैं वो। इतना कहकर वो मैदान के अंदर की तरफ चला जाता है। वो आदमी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है जिधर अंजलि और बच्चे छिपे हैं। उसे धीरे धीरे नजदीक आता देख अंजलि और बच्चों की सांसें भी तेज तेज चलने लगती है। अंजलि उससे बचने के उपाय सोचने लगती है, लेकिन इधर गौतम ने अंजलि तक पहुंचने का और बॉबी को पकड़ने का एक उपाय सोच लिया था। थोड़ी देर बाद जब स्वास्तिका गौतम के पास आ जाती है तो गौतम उसे बताता है, हमारा अंजलि तक किसी और तरीके से पहुंचना बहुत मुश्किल है स्वास्तिका। मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है। हमें डेविड को पकड़ना होगा। बस वही हमारे लिए कोई रास्ता निकाल सकता है, और उसे पकड़ने के लिए मुझे आकाश की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। स्वास्तिका भी अंजलि को ढूंढने की अभी तक की सारी मशक्कत को जानती थी। उसे भी एहसास है कि अंजलि को साधारण तरीके से ढूंढ लेना इम्पॉसिबल है। वो गौतम की बात से सहमत होकर उसे फौरन आकाश को फोन करने कहती है। गौतम भी बिना एक पल की देरी किए तुरंत आकाश को फोन मिलाता है। यार आकाश, बहुत अर्जेंट हेल्प चाहिए यार। उधर से आकाश की हंसती हुई आवाज आती है। हाँ हाँ, तू काम बता। मुझे पता है साले, तेरा फोन आता है तो कुछ अर्जेंट ही होता है। बता क्या करना है। गौतम अपनी बात को आगे बढ़ाता है। भाई, मुझे डेविड चाहिए, कैसे भी। वही मुझे बॉबी तक पहुंचा पाएगा, लेकिन साला बार में 8-10 बॉडीगार्ड से घिरा रहता है। तू ही बता कैसे उस तक पहुंचूं और कैसे उठाऊं उसे। मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल तो है यार। साला टाइट सिक्योरिटी में निकलता है वो भी। लेकिन एक रास्ता है, उसकी एक कमी है, वो मैं तुझे बता सकता हूँ। आकाश गौतम की बात का जवाब देते हुए कहता है। गौतम फौरन पूछता है, हाँ बताना यार, इसीलिए तो तुझे फोन किया है। हर आदमी की तरह उसकी भी एक कमजोरी है, औरत। पजामे का बहुत ढीला आदमी है वो भी। तू अगर खुद उसे उठाने की कोशिश करेगा तो कभी नहीं उठा पाएगा, लेकिन अगर किसी लड़की की मदद से उसे उठाएगा तो शायद वो तेरे जाल में फंस जाए। आकाश की बात गौतम को फौरन हजम हो जाती है और गौतम उसे थैंक यू बोलकर फोन काट देता है। फोन काटते हुए गौतम की नजर स्वास्तिका पर टिक जाती है। वो स्वास्तिका को एकटक देखता रहता है और कुछ सोचता है। स्वास्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। गौतम कहता है, मुझे लगता है स्वास्तिका, डेविड तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब सिर्फ तुम ही हो जो मुझे डेविड तक पहुंचा सकती हो। स्वास्तिका हंसते हुए पूछती है, अब ये क्या बात हुई। मैं भला कैसे तुम्हें उस तक। ओह माय गॉड, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। गौतम मुस्कुराकर कहता है, बताता हूँ, मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद गौतम स्वास्तिका को अपना प्लान समझाता चला जाता है और थोड़ी नानुकुर के बाद स्वास्तिका आखिरकार अपनी दोस्त और उसके बच्चों को वापस लाने के लिए प्लान एग्जीक्यूट करने को हामी भर देती है। गौतम कहता है, एक बार फिर भी सोच लो, इस काम में तुम्हारी जान को खतरा है। स्वास्तिका कुछ सोचते हुए जवाब देती है, अगर अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान खतरे में डालनी भी पड़े तो मैं तैयार हूँ गौतम। जान तो अंजलि की भी खतरे में थी। वो किडनैपर आदमी अंजलि और बच्चे जहाँ छुपे हैं वहां से बहुत करीब पहुंच चुका है। इतना करीब कि अंजलि अपने बच्चों को तेज तेज सांसें लेने से भी मना करती है और खुद के मुंह पर भी हाथ रख लेती है, क्योंकि घबराहट की वजह से उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी।
वो आदमी एक और अगला कदम अंजलि की ओर बढ़ाने वाला होता है कि उसका फोन बज उठता है और वो फोन पर पलटकर बात करता हुआ थोड़ा दूर निकल जाता है। इतने में अंजलि बच्चों को वहां से निकालकर पास ही पड़े सीमेंट की पाइप्स में छुपा लेती है। वंश की नजर विवान पर पड़ती है। वो अंजलि का हाथ पकड़कर हिलाते हुए धीरे से कहता है, मम्मा देखो विवान को क्या हो गया है, ये आंखें नहीं खोल रहा है। अंजलि घबराकर विवान के चेहरे पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहती है, विवान विवान क्या हुआ बेटा? विवान बिना आंखें खोले बड़बड़ा रहा था, पानी मम्मा पानी, बहुत प्यास लगी है मम्मा, बहुत प्यास लगी है, पानी। ये सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। वो चाहकर भी विवान की मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पानी की एक बूंद भी नहीं थी। ऐसी हालत में उसे गौतम की याद आती है। अंजलि जब कभी भी किसी बुरी सिचुएशन में होती थी तो गौतम हमेशा उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था, लेकिन आज वो ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी कि गौतम को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकती थी। अंजलि अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वंश उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, आप रो मत मम्मा, पापा हमें ढूंढ रहे होंगे, देखना वो बहुत जल्दी हमारी मदद के लिए यहाँ पहुंच जाएंगे। वंश की ये बात सुनकर अंजलि उसे अपनी बाहों में भर लेती है। अब गौतम ही उसकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन वो जानती है कि गौतम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसे ही अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस खाली पड़े सुनसान मैदान में जो किसी जंगल के इलाके से कम नहीं लगता, कोई नहीं आता इस तरफ, ना बंदा ना बंदे की जात। लेकिन उस दिन पता नहीं किसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां से एक शराबी आदमी गुजरता है, लड़खड़ाता हुआ, लहराता हुआ, गाने गाता हुआ आगे बढ़ रहा था। शराबी आदमी को देखते ही किडनैपर औरत फौरन एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। वो शराबी अपनी जेब से शराब की एक बोतल निकालता है। उसमें बस थोड़ी सी शराब बची हुई थी। वो अपनी जैकेट के अंदर वाली जेब से एक पानी की बोतल निकालकर कहता है, अरे मेरी जान, तू तो खाली हो गई, चल तुझे भर देता हूँ। इतना कहकर वो बोतल में ऊपर तक पानी भर देता है, ढक्कन लगाता है और पानी की बोतल जोर से मैदान के अंदर फेंक देता है। अंजलि को पानी की बोतल थोड़ी सी दूर पर दिखाई पड़ती है। वो वंश को इशारे में पानी की बोतल दिखाती है, लेकिन उस किडनैपर आदमी के थोड़ा दूर जाने तक वेट करने को कहती है। आदमी फोन पे बात करता हुआ और भी दूर निकलता जाता है। वंश हिम्मत करके नीचे लेट लेट कर जाता है। उसकी कोहनी और घुटनों में बहुत से कंकड़ पत्थर चुभते रहते हैं, लेकिन वंश हिम्मत नहीं हारता और थोड़ी स्ट्रगल के बाद पानी की बोतल को लेकर आ जाता है। अंजलि तुरंत बोतल को विवान के मुंह से सटा देती है। विवान एक सांस में पानी पीते चला जाता है। बचा हुआ पानी वो वंश को पिलाती है। अंजलि की बारी आने तक पूरा पानी खत्म हो चुका था। वो बोतल को उल्टा करके अपने मुंह में पानी डालने की कोशिश करती है, लेकिन सिवा 2-4 बूंद के उसके हिस्से कुछ नहीं आता। लेकिन अपने बच्चों की प्यास बुझती देख अंजलि ने ऐसा शो किया कि जैसे उसकी खुद की प्यास बुझ गई हो। पानी के लिए उधर अंजलि तरस रही थी, तो इधर गौतम भी जल्द से जल्द डेविड को पकड़ने के लिए तरस रहा था। रात के करीब 2 बज चुके थे। गौतम और स्वास्तिका उस बार से थोड़ी ही दूर पर खड़े थे, जहां अंदर स्वास्तिका को डेविड मिलेगा। स्वास्तिका एक बेहद सेक्सी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है और मेकअप के साथ तो वो बहुत हॉट दिखाई पड़ रही है। टेंशन मत लो, वो तुम्हें देखते ही अप्रोच करेगा। इतनी कमाल लग रही हो तुम, कमाल तो लगोगी, आखिर अंजलि की सहेली जो हो। गौतम की बात सुन के स्वास्तिका हंसती है। स्वास्तिका को गौतम से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो उसे घूर कर देखती है। गौतम अपनी नजर बचा लेता है। स्वास्तिका बिना कुछ कहे सीधे बार के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि डेविड एक कोने में बैठा शराब पी रहा है। उसके आसपास उसके आदमी खड़े हुए हैं। स्वास्तिका हिम्मत करके सीधे उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। डेविड की नजर जैसे ही स्वास्तिका पर पड़ती है, वो उसे अपना दिल दे बैठता है। वो उसे एक टक देखे ही जा रहा था। स्वास्तिका मुस्कुराते हुए अदा में कहती है,
आप ऐसे ही देखते रहोगे या मुझे बैठने के लिए भी कहोगे? डेविड उसे बैठने का इशारा करते हुए उससे कहता है, तुम्हारे साथ कोई आया नहीं क्या? क्या तुम नहीं जानती कि ऐसे बार्स में केवल एडल्ट्स को आना अलाउड है? स्वास्तिका उसके सामने बैठती है और अपने बाल झटकते हुए कहती है, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ अकेली जा सकती हूँ। टीन हूँ तो क्या, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बस अकेली हूँ। स्वास्तिका के जाल फेंकते ही डेविड किसी मछली की तरह उसमें फंस गया था। वो स्वास्तिका की इस बात को इनविटेशन की तरह लेता है और हंसते हुए कहता है, अकेला तो मैं भी हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों को ही आज रात एक पार्टनर की जरूरत है। यहाँ बहुत भीड़ है। मैं एक जगह जानता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? स्वास्तिका अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर उसकी तरफ नशीली निगाहों से देखती है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। डेविड अपना सिर झुकाकर उसका हाथ पकड़कर चूमता है। स्वास्तिका को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो डेविड जैसे आदमी को रिझाने में कामयाब हो जाएगी। अपनी दोस्त को बचाने के लिए मानो जैसे स्वास्तिका ने भी सर पर कफन बांध लिया था और हर सिचुएशन का सामना करने के लिए वो तैयार थे। डेविड को रिझाने के कुछ ही देर बाद स्वास्तिका डेविड की कार में थी। डेविड उसे कहीं लेकर जा रहा था और गौतम उन्हें फॉलो कर रहा था। एक दूसरी काले रंग की कार में डेविड के आदमी अभी भी आगे आगे चल रहे थे। कार एक होटल के सामने रुकती है। गौतम देखता है कि डेविड स्वास्तिका को लेकर अंदर चला गया है। गौतम भी अपनी कार से उतरकर उनके पीछे पीछे होटल में घुसता है। गौतम ने देखा कि डेविड स्वास्तिका को लेकर एक कमरे के अंदर घुसा है जिसका नंबर 106 था। गौतम का आधा प्लान स्वास्तिका ने पूरा कर दिया था। अब बाकी बचे आधे प्लान को अंजाम देने की बारी गौतम की थी। कुछ सोचते हुए गौतम होटल के किचन एरिया की तरफ बढ़ता है। वहां जाकर वो देखता है कि होटल का बावर्ची अपने बाकी बंदों के साथ खाना बनाने में मशगूल है। गौतम वहां रखी वेटर की ड्रेस पर चुपके से हाथ रखता है और उसे बाहर खींच लेता है। स्वास्तिका कमरे के अंदर आ तो गई थी, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी डेविड को रोके रखने की थी, जो कि उसके करीब आने को बेहद आतुर था। डेविड स्वास्तिका को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है, लेकिन स्वास्तिका उसे रोकते हुए कहती है, रुको, अभी नहीं, मैं जरा शावर लेकर आती हूँ। तभी रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। हाउसकीपिंग। डेविड गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाता है, बार बार क्यों दरवाजा पीट रहा है बे? यहाँ किसी को खाना नहीं चाहिए। वेटर बड़ा बदतमीज था। वो अपनी ट्रॉली अंदर धकेलते हुए दरवाजा बंद कर देता है और मुस्कुरा कर कहता है, आप हमारे मेहमान हैं सर, खाना तो आपको खाना पड़ेगा, भले ही जबरदस्ती हमें आपको खिलाना पड़े। वेटर ने अपना चेहरा टोपी से छुपा रखा था। डेविड उसकी तरफ घूरते हुए माथे में बल डालकर कहता है, कौन है वे तू? डेविड की आवाज सुनते ही वेटर अपनी टोपी उतारकर हवा में उछालता है और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है। उसे देखते ही डेविड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वेटर के कपड़ों में कोई और नहीं बल्कि साक्षात गौतम उसके सामने खड़ा था। डेविड चिल्लाता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? साले तुझे तो मैं। इतना कहते हुए डेविड अपनी गन निकालकर गौतम की तरफ आगे बढ़ाता है। तभी स्वास्तिका पीछे से आकर उसके सर पर एक रॉड से जोरदार वार करती है। अगले ही पल डेविड बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। स्वास्तिका और गौतम दोनों मिलकर फौरन डेविड को उठाते हैं और उसी खाने की ट्रॉली के अंदर छुपा देते हैं, जिसे गौतम हाउसकीपिंग के नाम पर लेकर आया था, और सीक्रेटली उस ट्रॉली को लिफ्ट से सबसे नीचे पार्किंग एरिया में लेकर चले जाते हैं। नीचे खड़ा गार्ड पूछता है, ए हेलो, तुम ये ट्रॉली नीचे क्यों लेकर आए हो? गौतम और स्वास्तिका डर जाते हैं। गौतम थोड़ा सोचते हुए जवाब देता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा खाना बच गया है कल का, वो किसी अनाथ आश्रम में देने जा रहे हैं, हमारे सर का ऑर्डर है। गार्ड को गौतम की बात में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, इसीलिए वो फिर से अपने काम में लग जाता है। गौतम जाकर अपनी कार निकाल कर लाता है, उसमें डेविड को डिक्की में डालता है
और लेकर निकल जाता है। पार्किंग से बाहर निकलने पर गौतम देखता है डेविड के काफी सारे बॉडीगार्ड्स होटल में नीचे ही खड़े हैं और उन्हें पता तक नहीं कि गौतम अपनी कार की डिक्की में उनकी बॉस को उठाकर ले जा रहा है। डेविड डिक्की में बेहोश पड़ा था। कार सड़क पर 130 की स्पीड पर दौड़ रही थी। गौतम गाड़ी चला रहा था। स्वास्तिका गौतम की तरफ देखकर एक राहत की सांस लेती है। गौतम और स्वास्तिका दोनों की आंखों में जीत की खुशी थी।